हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अंतिम। कुछ दिनों पहले तक जिस शांति निवास में खुशियों की किलकारियां गूंजी थी, वहां आज मातम छाया हुआ था। आने वाले जाने वाले लोगों का ताना लगा हुआ था। घर के हॉल के फर्श पर एक 8 वर्ष का बच्चा मृत पड़ा हुआ था और उसकी माँ कविता उससे लिपट कर धाड़ मार मार कर रो जा रही थी। तरुण, मेरे बच्चे, मेरे लाल, उठ जा बेटा, एक बार तो अपनी माँ के सीने से लग जा। आसपास बैठी महिला उसे पकड़कर अलग करती, लेकिन फिर से वही अपने बेटे से लिपटती जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए इस सच को स्वीकार करना कि उसके बेटे की सांसें अब थम चुकी हैं। कविता के लिए और भी मुश्किल था। तभी तरुण के पिता संजय अपने बेटे के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोता हुआ देखकर कविता हैरान रह गई। अचानक वे उठती है और उसके कुर्ते का कॉलर पकड़कर चीख पड़ती है, आपने ही मेरे बेटे तरुण को मारा है, आप पत्थर दिल हैं, आपके पास दिल नहीं है। तो महिलाएं बड़ी मुश्किल से उस संजय से अलग करती हैं और संजय वह तो जड़ते ही हो गए। उनकी आंखों से पलक भी नहीं झपक रही थी, बस आंखों से बहते हुए आंसू ही उसके जीवित होने का परिणाम दे रहे थे। वैसे वे उस समय अपने पिछले दिनों में पहुंच गए, जहां संजय की मां शांति जी उसकी शादी के बाद दादी बनने के सपने देखने लगी। लेकिन 3 वर्ष बाद जब कविता की गोद सुनी रही, तब वो कविता को अपनी परिचय की डॉक्टर मीनाक्षी के पास ले गई। डॉक्टर मीनाक्षी ने कविता की पूरी जांच की और बोला कि आंटी जी, सब कुछ नॉर्मल है, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन शांति जी के पास धैर्य कहाँ था। आसपास की महिलाओं को जब वे अपने पोते पोतियों के साथ देखती तो अपना मन महसूस कर रह जाती। उसकी बेटी काजल भी दूसरी बार माँ बन चुकी थी, लेकिन बहू की उन्हें दादी बनने का सुख नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी होने लगी। जिस बहू को वह पलकों पर बिठाकर रखती थी, अब उसे वह बात बात पर ताना देने लगी। कविता चाय देती तो वह चीनी कम या अधिक होने की कमी निकालने लगती। कविता पैर दबाने जाती तो वह अपने पैर पीछे कर लेती। सास के ऐसे बर्ताव से कविता का मन बहुत आहत होता। अकेले में वह रो लेती, लेकिन पति कभी कुछ नहीं कहती। संजय उसकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझते थे। वे उसे समझाते कि भगवान पर भरोसा रखो, उसकी कृपा, एक दिन तुम्हें माँ बनने का सुख अवश्य प्राप्त होगा। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन कविता रसोई में सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि अचानक से उल्टे की उबाक आने लगी। वे बाथरूम की तरह भाग कर गई। घर की नौकरानी विमला वहीं बर्तन धो रही थी। उसकी अनुभवी आंखों ने सब कुछ समझ लिया। वह दौड़कर शांति जी के कमरे में गई और बोली कि बहू जी के पाँव भारी हैं। ये खबर सुनते ही शांति जी तो उछल पड़े। कविता जब मुंह धोकर आई तब उन्होंने उसे बहुत प्यार किया और बेटे को फोन करके जल्दी घर आने को कहा। संजय को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह कविता को लेकर डॉक्टर मनीषा के पास गया। उन्होंने चेकअप करके संजय को खुशखबरी सुनाई, साथ ही सावधानी बरतने को भी कहा। उसी दिन से शांति जी उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगे। संजय भी दुकान से फोन करके पत्नी से पूछते रहते थे कि खाने को चाहिए तो बता देना, अपना ख्याल रखना। कविता ने बेटे का नाम तरुण और संजय ने बेटी का नाम रिया सोच लिया। देखते ही देखते 8 महीने बीत गए। कविता को 9वां महीने लग कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक उसे दर्द होने लगा। शांति जी डॉक्टर के पास गई। कुछ देर बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। पोते के जन्म की खुशी ने जैसे शांति जी को पागल ही कर दिया। खुशी की अधिकता में उसके आंसू तक निकल गए। उन्होंने फोन कर के सारे रिश्तेदारों को अपने दादी बनने की खबर दे दी। नर्स ने जब बच्चे को शांति जी गोद में दिया तो वे उसे बिना पलके झपकाए निहारती रही। अब तो शांति जी के दिन अपने पोते की मालिश करने और उसके साथ सपने देखने में बीतने लगे। इधर बेटे के जन्म के बाद से संजय की दुकान में भी मुनाफा होने लगा। कुछ महीनों
ही उसकी दुकान संजय क्लॉथ सेंटर से संजय टेक्सटाइल शोरूम में बदल गई। उसने अपने घर को भी रिनोवेट करवा दिया और उसका नाम शांति निवास रख दिया। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया। तरुण के पहले जन्मदिन पर संजय ने एक शानदार पार्टी दी थी। नेहा तरुण सभी की आंखों का तारा था। कभी वे दादी की गोद में बैठ जाता तो कभी अपने आंचल में छुप जाता। उसकी तोतली बोली से सबको हंसाता रहता। संजय भी घर जल्दी आ जाते और बेटे के साथ बच्चे बन जाते। देखते देखते तरुण 3 साल का हो गया। पहली बार वे स्कूल जाने लगा तो कविता उसे गले लगाकर रो पड़ी थी। स्कूल से आकर वह जूते इधर उधर फेंक कर सबको अपने दोस्तों के बारे में बताने लगता। संजय से तरह तरह के प्रश्न भी पूछता रहता। उसकी बौद्धिक क्षमता देखकर संजय कविता से कहते, पता है कविता, पापा मुझे खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय निधन हो जाने के कारण मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। लेकिन मैं अपने तरुण को बहुत पढ़ाऊंगा, उसे बड़ा अफसर बनाऊंगा। ईश्वर की लीला भी अजीब है, कभी तो बहुत दे देता और कभी तरुण अब 7 साल का हो चुका था। एक दिन स्कूल में उसे चक्कर आ गया। स्कूल से फोन आया तो वो कविता भागकर स्कूल पहुंची। वे तरुण को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अधिक खेलने कूदने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। शांति जी पर अब बढ़ती उम्र का असर होने लगा। वह बीमार रहने लगी थी। दवा लेने के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और वे एक दिन सोते सोते ही इस दुनिया से चली गई। इसी बीच तरुण की 1-2 बार फिर से तबीयत खराब हुई और दवा से वह ठीक हो गया था। संजय और कविता शांति जी की बीमारी की व्यस्तता के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। तरुण काफी कमजोर हो गया। कुछ दिनों के बाद वे फिर से जब बीमार पड़ा तब डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की, सभी तरह के टेस्ट किए। जब रिपोर्ट देगी तो वे तंग रह गए। उन्होंने संजय को अकेले में बुलाया और उसे रिपोर्ट दिखाते हुए बोले, संजय, तरुण के दिल में छेद है जिसके कारण उसे बार बार चक्कर आते हैं। संजय बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते पूछे, इलाज तो है लेकिन कभी कभी बीमारी के लक्षण देर से दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। तरुण केस में बहुत देर हो चुकी है, तो क्या मेरा बेटा अब? संजय रोने लगा। खुद को संभाल संजय, कुछ महीने हैं उसके पास, उस समय पर दवा देते रहना। तुम कविता को भी ख्याल रखना होगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर बोले, थके कांपते कदमों से संजय में घर आ गया। बिस्तर पर लेटे तरुण को देखो और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू कविता से भी अपनी नज़र नहीं मिला सका। कविता जब भी पूछती रिपोर्ट में क्या निकला, तरुण क्यों बार बार बीमार पड़ रहा है, तो बोलते कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा कहकर वे बात टाल जाते। अब संजय दुकान पर अधिक रहने लगा और आते तरुण को थोड़ा बात करते और फिर अपने कमरे में बंद हो जाते। कभी तो उसमें कहती कि तरुण आपके साथ खेलना चाहते, वे कहते तुम हो ना, निकल जाते। कभी तो दिन भर तरुण के पास रहते, उसके साथ खेलते, उसकी सेहत संभालते। तरुण पिता को याद करता तो कभी तो उसे कहती, पापा आएंगे बेटा, उसके साथ खूब बात करेंगे और खेलेंगे भी। बेटी प्रति संजय की उदासीनता देखकर वह हैरत में थी। संजय को पत्थर दिल पिता कहती रहती। शायद इन शब्दों से संजय का मन फिर से बेटे की तरफ हो जाए, लेकिन तरुण की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। फिर भी वह ठीक होता तो स्कूल चला जाता। दिन सप्ताह गुजर गए। एक दिन उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। संजय तरुण के सिर पर हाथ फेरते हुए वह पूछता, पापा मैं ठीक हो जाऊंगा ना? पापा अपने आंसू छुपाकर संजय कहते, हाँ बेटा, और बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगते। बेटे की बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर कविता पर चिल्ला पड़ी, और बात क्यों नहीं, मेरे बेटे को क्या हुआ है, वे ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तब मजबूरन होकर डॉक्टर ने उसे तरुण की बीमारी बताई। कविता जी बेटे के दिल में छेद है, इसलिए ये बार बार बीमार पड़ता है। बेटी की बीमारी सुनकर कविता का कलेजा फट गया। उसकी आंखों में थम रहे थे और उधर संजय बेचारा निर्वाण खड़ा था। आज 8 साल का नन्हा तरुण जिंदगी की जंग हार गया। अपने माता पिता को रोते भी घर छोड़कर वह इस दुनिया से चला गया। इसलिए तो आज शांति निवास में मातम था।
कविता को दुख था कि तरुण को जब भी पिता की जरूरत थी तब वे कठोर बने रहते और अब आंसू बहाने का दिखावा कर रहे थे। इसलिए वे अपने पति पर चिल्लाई थी कि उसने अपने मेरे बच्चे को मारा है। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर संजय ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। 2 दिन के बाद संजय दुकान पर जाने लगे, लेकिन कविता बेटी की तस्वीर से लगाए रोती रही। तरुण की मौत के बाद कविता हर दिन संजय पर गुस्सा निकालते उसे लगता कि उसके पति ने अपने बेटे को नजरअंदाज किया है, उसकी देखभाल नहीं की। वे अक्सर कमरे में जाकर तरुण की तस्वीर से कहती, बेटा अगर पापा ने ध्यान दिया होता तो तू जिंदा होता। बेटा तेरे चले जाने के बाद शांति निवास होना पड़ गया है, जहाँ हर कोने में उसके खेल कूद की आवाज आती रहती, वहीं अब सब गायब हो गए। कविता रात रात भर बेटी की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रहती और बार बार भगवान से पूछती, क्यों क्यों मेरा लाल मुझसे छीन लिया आपने। संजय बाहर से काम में डूबे रहने का नाटक करता, लेकिन उसका मन हर पल बिखरता जाता। उन्होंने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। इसी अपराध बोध में संजय और टूट गया। एक दिन दुकान के 2 स्टाफ कविता के पास आए और बोले, मैडम साहब दुकान पर आकर फिर न जाने कहाँ चले जाते हैं, क्या मतलब इसका। कविता को बड़ी हैरत हुई। पिछले 3 महीने से हम लोग साहब को रोते देख रहे हैं, खाना पीना उन्होंने सब छोड़ दिया है। हम लोगों के बहुत जिद करने पर बड़ी मुश्किल से एक रोटी उन्होंने गले में जाती थी, परंतु तरुण बाबा के जाने के बाद तो वो भी उन्होंने खाना छोड़ दिया। हम लोगों के बहुत जिद करने पर कभी कभी 1-2 कोर हम लोगों के साथ खा लेते हैं। तभी कविता हैरान होकर बीच में ही बोल पड़ी, अभी कहाँ गए हैं, क्या तुमको पता है। वो पता नहीं मैडम, 2-3 दिनों से तो दुकान जाकर फिर कहीं चले जाते हैं। दूसरा स्टाफ बोला। तो कविता चकित रह गई। उसका मतलब ही संजय को तरुण के बारे में मालूम था। मैं कमजोर ना पड़ जाऊं इसलिए मुझे बताया नहीं और अकेले अकेले दुख सहते रहे। अब कविता को सब कुछ समझ में आ गया था। हे भगवान, मैं उन्हें क्या क्या कहती रही और वे अकेले चुपचाप इस दुख में जी रहे थे। तभी घर का मालिया हुए धीरे से बोला, मालिक, हमने भी बाबू साहब को बगीचे में अक्सर रोते हुए देखा है। इसी समय ड्राइवर आया और एक बैग रखकर जाने लगा तो कविता से पूछता कि साहब कहाँ जाते रहते हैं। ड्राइवर को से बोला, मैडम सर कभी पार्क में जाकर बैठकर रोते रहते हैं तो कभी तरुण बाबा के स्कूल के बाहर। तभी थोड़ी देर बाद संजय बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। एक हाथ में 5 साल के बच्चे की उंगली और दूसरे हाथ में 7 साल बच्ची की उंगली पकड़े हुए दिखाई दिए। आते ही वे पत्नी से बोले, कविता संभालो अपने तरुण और रिया को। आंसुओं से भरी आंखों में कविता ने संजय की ओर देखा, जिस वे कह रही थी कि मुझे माफ करना, मैंने अनजाने में आपको न जाने क्या क्या कह दिया। संजय भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा, जैसे कह रहे हो कि पत्थर दिल नहीं हूँ कि तुम्हारे माथे तो एहसास होना समझो। तभी दोनों बच्चे उसे लिपटकर मेरी मम्मी कहकर सर झगड़ने लगे तो तृष्णा टूटी। कविता दोनों को अपनी भुजाओं में भरते हुए बोली, मैं तुम दोनों की मम्मी हुए बेतहा उन्हें चूमने लगी। संजय उसकी ममता को अवस्था को देखकर भाव विभोर हो गए थे। वहाँ खड़े घर स्टाफ और ड्राइवर की आंखें भी नम हो गई थी। संजय भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए दीवार पर टकी तरुण की तस्वीर को देखते हुए बोले, तरुण बेटा, अब हम इन्हीं बच्चों को आपको देखेंगे। इस दिन में उस घर में फिर से चमा चौकड़ी मचने लगी। बच्चों के शोर से पूरा वातावरण गूंजा होने लगा। दरअसल ये बच्चे न थाली से गोद लिए गए थे। संजय ने जब डॉक्टर से ये बात जान लिया तो तरुण ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। उसी से एक ये ठान लिया था कि कविता को कभी ममता से वंचित नहीं रहना देगा, लेकिन उसने कविता को ये बात नहीं बताई ताकि उसका ध्यान तरुण से न हटे और वे मानसिक रूप से टूट न जाए। तरुण के जाने के बाद कविता लगभग बिखर चुकी थी। तब संजय ने उन दोनों बच्चों को घर लाकर उसको चौंका दिया। उस क्षण में ऐसा लगा मानो तरुण और आत्मा भी ऊपर से उतर कर उसके बीच में आ गई और कह रही हूँ, मैं चैन से हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा फिर से मुस्कुरा रहे हैं। शांति निवास में महीनों के बाद आज पहली बार से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। कविता ने 2 बच्चों की गोदी भर लिया और पूरा घर रोशन से भर दिया। नौकर चाकर पूरा स्टाफ सबकी आंखें भीग गई और शांति निवास में जो सन्नाटा महीनों से पसरा था अब वह बच्चों की हंसी और ममता का गर्माहट से टूट चुका था।
ये सच्चाई दोस्तों कि माँ का ममता अनमोल होती है, कोमल होती है। बच्चों को जरा सी तकलीफ हो तो माँ तड़पने लगती है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बच्चे कुछ हो जाए तो पिता भी उतना ही तड़पता है, लेकिन वह उन आंसुओं को पी जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये भी आज की कहानी।